हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4th, यानी कि ये आपकी बुक 1 है और बुक 1 का चैप्टर नंबर 4th है प्राथमिक क्रियाएं। मैं आपको इस वीडियो में ये चैप्टर कराऊंगा और बिल्कुल डिटेल में कराऊंगा, ठीक है। और वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है ये। तो चलिए इसे वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं। और आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। आप मुझे इस नाम से सर्च कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपको कुछ भी पूछना हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम निकाल के रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलिए एक बार सिलेबस को देख लेते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। देखिए टोटल 8 चैप्टर हैं आपकी बुक में, बुक 1 में जो आपके आ रहे हैं। इसमें से चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 तो मैंने करा दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 4th देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं एक सिंपल से टॉपिक, बहुत साधारण टॉपिक है और इसमें से आपके पेपर में कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे आएगा क्वेश्चन, यहाँ से नहीं आएगा। क्वेश्चन ये है कि बताइए जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं या जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो देखिए आर्थिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके जरिए हमको आय प्राप्त होती है, यानी कि ऐसे क्रियाकलाप जिनके द्वारा मनुष्य को आय मिले, बोले तो इनकम मिले, पैसा मिले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप बोलेंगे, ठीक है। चाहे वो काम कुछ भी हो, कुछ भी का मतलब इलीगल काम नहीं होना चाहिए कहीं आप उसे इलीगल समझो। चाहे मान लो कोई टीचर है वो पढ़ाकर पैसे कमाता है, कोई डॉक्टर है वो लोगों का इलाज करके पैसा कमाता है, कोई किसान है वो खेती करता है अपनी फसल को बेच के पैसा कमाता है, कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। जिसके जरिए मानव को पैसा मिल रहा है यानी कि इनकम मिल रही है तो वो क्या कहा जाएगा, आर्थिक क्रिया कहा जाएगा, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं जो होती है उसको हम 4 वर्गों में बांट कर देखते हैं। मेनली देखिए वैसे तो 5 वर्ग होते हैं पर हमारे सिलेबस में 4 वर्ग हैं क्योंकि मुख्य यही होते हैं, तो इन चारों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा प्राथमिक क्रियाएं, ठीक है। फिर हमारी हैं द्वितीयक क्रियाएं, फिर आप देख रहे हैं तृतीयक क्रियाएं और फिर आती हैं चतुर्थक क्रियाएं। एक पंचम क्रियाकलाप भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं जानेंगे, हम इन 4 को ही ध्यान देते हैं। और हमारा जो चैप्टर है ना वो डेडिकेटेड है प्राथमिक क्रियाकलाप पे, यानी कि इस चैप्टर में हम केवल और केवल प्राथमिक क्रियाकलाप को पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में हम द्वितीयक को पढ़ेंगे, फिर हम तृतीयक और चतुर्थ को पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर हैं आपके, आगे हम इसको देखेंगे। तो अब बात करते हैं कि भाई प्राथमिक क्रियाकलाप जो है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट पर्यावरण पर निर्भर हो, यानी ऐसे काम, ऐसे कार्य जो सीधा पर्यावरण पर निर्भर हैं और उसको करने के बाद हमको आय प्राप्त होती हो तो वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप जो है इसमें क्या काम आते हैं आप सोचिए। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि आती है। कृषि क्या है, डायरेक्ट पर्यावरण पे निर्भर है क्योंकि आपको पता है कृषि के लिए क्या चाहिए, हमको खेत चाहिए। खेत क्या है, एक तरह से पर्यावरण हो गया। पानी चाहिए हमको, सिंचाई, ये भी हमें पर्यावरण से मिल जाता है। तो समझ रहे हो ना, बीज, फसल, ये सब कहीं ना कहीं सीधा पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए कृषि आ जाएगा। पशुपालन जो है, पशुओं को पालना और उनके जरिए पैसा कमाना, चाहे उनका दूध बेच के, मांस बेच कर, XYZ कुछ भी हो, तो ये सब क्या है आपका प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाएगा। आखेट, आखेट का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है, शिकार, ये भी किस में आ जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है। खनन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि खनन को बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज होकर इसको द्वितीयक में डाल दें, भूल के भी मत करना। खनन भी प्राथमिक क्रियाकलाप होता है क्योंकि जो खनिज संसाधन होते हैं ना वो कहाँ पे होते हैं, वो धरती में होते हैं, भूपर्पटी में होते हैं, जमीन में होते हैं और जमीन की गहराई में होते हैं। तो उन खनिज को निकालने की क्रिया को खनन कहा जाता है, यानी कि माइनिंग कहा जाता है। तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। मछली पालन, जिसको हम मत्स्य उद्योग भी कहते हैं, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, प्राथमिक में आ जाता है, प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाता है। संग्रहण, भोजन को इकट्ठा करना। वानिकी, ठीक है, पेड़ पौधे और जंगल वगैरह उगाना, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप में आ जाता है। इनके जरिए लोग आय प्राप्त करते हैं। जो लोग इन कामों के जरिए इनकम प्राप्त करते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल आसान है, क्लियर है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे समझते हैं। देखिए सबसे, अगर हम थोड़ा ना आदिम अवस्था में पहुंचते हैं, जब आप ये सोचो कि पुराने समय में पहुंच जाओ, जब आदि मानव वाली स्थिति थी,
आदि मानव वाली स्थिति थी, उस समय में ज़्यादा खेती वगैरह के बारे में नहीं पता था। तो आदि मानव क्या करते थे, वो क्या करते थे, शिकार कर लेते थे। जानवर मिल गए तो उनको मार के खा गए, ठीक है। या फिर वो पेड़ पौधों में जो फल मिल जाते थे उनको खा लेते थे, कंदमूल खा लेते थे, ये होता था ना। तो पुराने समय में अगर हम जाएं तो उस समय में आखेट होता था। आखेट का मतलब क्या है, शिकार करना। पेपर में अगर आखेट लिखा हो तो शिकार भूलना नहीं। कई बार शिकार सीधा सीधा लिख देते हैं पर कई बार आखेट लिखते हैं, यानी शिकार करना और भोजन संग्रहण करना। ये आदि मानव के समय में ही होता था, भोजन संग्रह किया जाता था। आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे, देखते हैं। देखिए, मानव सभ्यता के आरंभिक युग में, आदिम कालीन अगर हम समय की बात करें तो उस समय में मानव जो था अपने जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को जीने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए अपने आसपास का जो वातावरण होता था, उसके आसपास जो भी पर्यावरण होता था, पूरी तरीके से मानव किस पे होता था, उस पे निर्भर होता था। ये तो क्लियर है, सिंपल है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, प्राचीन समय में जाएं, अगर हम आदि मानव के समय में जाएं और पीछे चले जाएं तो उस समय में जो व्यक्ति होते थे वो ज़्यादातर उनका जो जीवन निर्वाह होता था वो जो आसपास का पर्यावरण होता था उस पर ही निर्भर होता था। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, उनका जीवन जो था, जीवन निर्वाह के जो थे वो तरीके जो थे वो दो तरीके के होते थे, ठीक है। दो काम करते थे वो अपने जीवन को जीने के लिए। क्या काम करते थे, पहला काम करते थे शिकार करना, यानी कि आखेट करना, ठीक है, आखेट करना। तो वो क्या होता था, उस समय में जो पशु मिल जाते थे उन्हें, जो जानवर मिल जाते थे, तो वो उनका शिकार करते थे। और शिकार के लिए क्या यूज़ करते थे, पत्थर के जो नुकीले औजार होते थे उनको इस्तेमाल करते थे, लकड़ी को काट कर उसके औजार बनाते थे। तो इस प्रकार से ये शिकार करते थे और इससे कहीं ना कहीं इनका जीवन चल जाता था। तो ये हो गया पहला। दूसरा पॉइंट क्या है, भोजन संग्रह, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसको खाया जा सके, यानी कि खाने योग्य जंगली पौधे, ठीक है, या फिर कंदमूल, इसको इकट्ठा करके रखना और इससे खाकर अपना जीवन निर्वाह करना। ये क्या हो जाता है, आप इसको भोजन संग्रह कह सकते हो या फिर इसको संग्रहण भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दो काम होते थे, इससे ही जो मनुष्य था वो अपना जीवन जीता था। आदिमकालीन जो समाज है इसमें जो मनुष्य था वो जंगली पशुओं पे निर्भर था। उसके आसपास जंगलों में जो पशु होते थे, पशु रहते थे, वो उस पे ही निर्भर रहता था। जो बहुत सर्दी का समय होता था, मान लो बहुत ज़्यादा ठंड है या बहुत ज़्यादा जो गर्म प्रदेश हैं, यहाँ के रहने वाले लोग जो थे ये क्या करते थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। यानी जो बहुत ठंडे एरिए और बहुत गर्म एरिए में रहने वाले लोग हैं, वो जो उनके आसपास जो भी जानवर उपलब्ध थे वो उनका शिकार करते थे और उससे जीवन जीते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तकनीकी विकास हुआ, धीरे धीरे विकास होने लगा। और जब विकास होने लगा तो लोग क्या है, तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं अब मछली पकड़ने का कार्य करने लगे। अब धीरे धीरे समय बढ़ता गया, विकास होता गया, तो ऐसे लोग, जो लोग समुद्र या नदी के तट में रहते थे, किनारे पे रहने वाले लोग थे, उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया, उन्होंने मछली पकड़ने का काम शुरू कर दिया, ठीक है। वो क्या करते थे, मछली को पकड़ने लगे, उनको मारने लगे, उनको बेचने लगे, उनको खाने लगे। इस तरीके से कहीं ना कहीं अपना जिंदगी वो लोग जीते थे। फिर क्या था, अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां जो थी वो या तो लुप्त हो गई या फिर संकट वाली स्थिति में पहुंच गई। क्योंकि जो शिकार था ना वो एक तरह से इलीगल ही होता था और बहुत ज़्यादा जब शिकार होने लगा, बहुत सारे जानवरों को जब मारा जाने लगा, तो उसके कारण बहुत सारे जानवर ऐसे थे जो या तो बिल्कुल लुप्त हो गए, यानी ख़त्म ही हो गए, या फिर वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि अगर उनका संरक्षण नहीं किया गया तो वो भी ख़त्म ही हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्राचीन काल के जो आखेटक थे, जो शिकारी लोग थे, वो पत्थर या लकड़ी के जो बने हुए औजार होते थे या तीर बनाया करते थे, वो तीर वगैरह उसका प्रयोग करते थे और उससे पशुओं को मारते थे, ठीक है। और मारे जाने वाले पशुओं की संख्या जो थी वो सीमित रहती थी कि देखिए अब वो तीर से मारेंगे या पत्थरों से मारेंगे तो एक लिमिट में ही जानवरों को मार पाएंगे, ऐसा होता था। फिर भोजन संग्रह और आखेट की अगर हम बात करें तो प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। प्राचीनतम समय में देखें तो सबसे पहले यही काम होता था, या तो भोजन संग्रह या फिर शिकार। और विश्व के विभिन्न भागों में, दुनिया भर में ये काम जो था ये अलग अलग लेवल पे, अलग अलग रूप में होता था, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये कहाँ पर होता था। तो देखिए, भोजन संग्रह जो है दुनिया के दो भागों में इसको विभाजित करके देख सकते हैं। अगर हम बात करें उच्च अक्षांश में तो यहाँ पे जो उत्तरी कनाडा है, उत्तरी यूरेशिया है, दक्षिणी जो चिले है, यहाँ पे होता था। फिर अगर हम निम्न अक्षांश की बात करें तो जो अमेजोन बेसिन वाला एरिया है, या फिर जो अफ्रीका का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश हो गया, यहाँ पे भोजन संग्रह किया जाता था। इसका नाम मैप भी है, मैप आपको दिखा देता हूँ, एक बार मैप को ध्यान से देखो आप।
ठीक है। मैं इस वीडियो में आपको मैप नहीं कराऊंगा, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, एक दो मैप दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर मैं मैप कराऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बाद में जब मैप की सीरीज लेके आऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको एक ही वीडियो में सारे मैप करा दूंगा। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बार लास्ट स्लाइड में दोबारा देखो क्या क्या था। उच्च अक्षांश की बात करें तो कनाडा और यूरेशिया और दक्षिण चिले था। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं। देखो ये उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे कनाडा वाला उत्तरी कनाडा वाला एरिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एशिया और यूरोप का हिस्सा मिल रहा है, यूरेशिया वाला हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद क्या था, वापस से देखते हैं, यहाँ पे था अमेजोन बेसिन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। ठीक है, तो देखो इसमें आपको ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा दिख रहा है, अफ्रीका का हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा। तो ये सब है यहाँ। इन जगहों पे क्या होता था, इन सभी जगहों पे भोजन संग्रहण वगैरह किया जाता था। ठीक है, ये काम होता था। तो ये एक मैप आपको ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझा दिया, बाकी आप लास्ट में मैं आपको सारे मैप कराऊंगा। आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भाग जो है उसका व्यापारीकरण हो गया। पहले क्या होता था, भोजन संग्रहण का जो उद्देश्य होता था ना, वो अपनी जिंदगी को जीना था, यानी अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए मनुष्य को भूख लगती है तो भूख के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन को संग्रह करता था, उसको बेचता नहीं था। याद रखें, उसको बेचता नहीं था। लेकिन बाद में धीरे धीरे उसका व्यापारीकरण हो गया। ये लोग क्या करने लगे, जो कीमती पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं, उनकी जो छाल है, या जिससे दवाइयाँ बनती हैं, ऐसे पौधे उनको संशोधित करने लगे और बाजार वगैरह में क्या करने लगे, उसको बेचने लग गए थे। तो ये लोग ये भी काम करने लगे थे, यानी कि जो शिकार करते थे, ठीक है, जानवरों को भी बेचा जाने लगा था। इसके अलावा जो कीमती पौधे होते थे, जिससे आप ये लगा लो कि जिससे दवाइयाँ बन जाती हों, उन सबको ये क्या करने लगे थे, बेचने लगे थे। ठीक है, अब पौधे के जो अलग अलग भाग होते हैं उनका उपयोग किया जाता था। एग्जाम्पल है, जैसे छाल से क्या बनता है, कुनैन बन जाता है, दवाई बन जाती है, या चमड़ा या कार्क बनाया जाता था। पौधों की जो पत्तियां होती थी उससे पेय पदार्थ, जैसे आप देखोगे चाय की पत्ती से ही तो चाय पत्ती बनती है जिसे पीते हैं, पीने के पदार्थ, या फिर दवाइयाँ। कुछ पौधों की पत्ती ऐसी होती है जिनके औषधीय गुण होते हैं, उससे दवाई बनती है। कुछ से दांत वगैरह की दवाइयाँ बनती थी, जैसे नीम का पौधा हो गया खासकर। ठीक है, कुछ पौधे के जो रेशे होते हैं उससे कपड़ा बना लिया जाता था। फल जो है वो भोजन के रूप में यूज हो जाता था। कुछ फलों से तेल निकाल लिया जाता था। ठीक है, पेड़ के तने की बात करें तो उससे रबड़ बना दी जाती थी, या फिर गोंद या राल निकाली जाती थी। तो ये पेड़ पौधों का इस्तेमाल करके उनकी चीज़ों को बेचा जाता था। तो ये प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले नंबर पे। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा टॉपिक पशुचारण। पशुचारण जो है ये भी एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखते हैं, पशुचारण जो है इसको हम दो कैटेगरी में बांट के देखेंगे। एक तो आपका हो जाएगा चलवासी पशुचारण, जो प्राचीन समय में होता था, अब ये धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है, दूसरी तरफ है वाणिज्य पशुधन पालन। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन काफ़ी आने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चलवासी। तो चलवासी क्या होता है, पहले पशुचारण समझ लीजिए। पशुचारण में क्या होता है, आखेट पे शुरू में व्यक्ति जो था वो शिकार पे निर्भर रहता था, यानी शिकार पे निर्भर रहता था। जब व्यक्ति शिकार पर निर्भर रहते थे तो उनको ऐसा महसूस होने लगा कि केवल शिकार से, ठीक है, जिंदगी नहीं चलने वाली, शिकार से केवल अगर हम शिकार पे डिपेंड रहेंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में उन्होंने सोचा क्यों ना हम पशुपालन करने लग जाएं, यानी कि पशुओं को पालने लग जाएं, उनको चराने लग जाएं, और पशुओं से हमें दूध मिल जाएगा। ठीक है, उससे हमारा जीवन यापन हो जाएगा। पशुओं को बेच भी सकते हैं, और पशुओं से अगर हम शिकार के नज़रिए से देखें तो पशुओं को मार के खाया भी जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि शिकार करने का सिस्टम छोड़ देते हैं और पशुपालन शुरू कर देते हैं। तो समझ में आया आपको पशुपालन क्या है, क्यों शुरुआत हुई। अब देखते हैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, अलग अलग जलवायु दशाओं में, यानी हर जगह पे जलवायु जो होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग जलवायु में जानवर भी आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे। आप ठंडे प्रदेशों में देखोगे वहाँ पे आपको अलग प्रकार के पशु मिलेंगे, गर्म प्रदेशों में देखोगे आपको अलग प्रकार के पशु मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे आपको अलग तरह के पशु मिलेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, अपनी जलवायु के अनुसार जो भी उनके आसपास पशु थे इन्होंने उनको पालतू बनाने का प्रयास किया, यानी उनको पालना शुरू करा। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पशुपालन जो व्यवसाय है और एक तरह से इसका निर्वहन और व्यापारिक स्तर पर किया जाने लगा है। देखिए, उस समय में पशुपालन जो था जीवन निर्वाह के लिए किया जाने लगा था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पशुपालन जो है एक तरह से व्यापारिक स्तर पे किया जाने लगा, यानी कि उससे लाभ कैसा कमाया जा सके इस नजरिए से किया जाने लगा था।
अब बात करेंगे चलवासी पशुचारण को। बहुत आसान है, सिंपल है, आपने देखा होगा। देखिए चलवासी पशुचारण में क्या होता है, इसमें ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह का तरीका रहा है, ठीक है, एक व्यवसाय रहा है। इसमें क्या होता है, जो पशुचारक होता है यानी कि जो व्यक्ति होता है जिसके पास पशु होते हैं, पशु को पालने वाला पशुचारक क्या करता है, अपने भोजन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने शरण यानी रहने के लिए और औजार और यातायात के लिए पशुओं पे निर्भर रहता था। यानी उसकी जो निर्भरता थी वो उसके पशुओं पे होती थी। पशुओं से ही उसको भोजन मिलता था, उन्हीं से उसे कपड़े मिलते थे, ठीक है, उन्हीं से यातायात के लिए भी वो यूज़ कर पाता था। तो इन सब चीज़ों में पशुओं पर निर्भर था। फिर उसने क्या करा, अपने पालतू पशुओं के साथ पानी और चरागाह की उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते थे। ये लोग क्या करते थे, ये अपने जो इनके पालतू पशु होते थे उनको ले लेते थे, और जहाँ पे इनको पानी मिल जाए, जहाँ पे इनको पानी के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएं, ऐसी जगह पे अपने खूब सारे पशुओं को लेके चले जाते थे। आपने देखा होगा ना, राजस्थान वगैरह से बहुत सारे लोग हैं जो एक बार में 100 200 गाय लेके आ जाते हैं, ठीक है, गाय को ले जाते हैं वो, तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह जाते हैं। तो ऐसे लोगों को एक तरह से चलवासी पशुचारक कहा जाता है। तो ये क्या करते थे, अपने जानवरों को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इन सभी के अपने अपने निश्चित चरागाह होते थे, यानी ये क्षेत्र किसका है पहले से डिसाइड होता था, ये क्षेत्र किसका है पहले डिसाइड होता था। यानी जिन जिन जगहों पे ले जाते थे वो चरागाह जो है पहले से ही डिसाइडेड होते थे, ठीक है। अलग अलग क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते थे। उष्णकटिबंधीय अगर अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे गाय और बैल पाले जाते थे। सहारा और एशिया की बात करें, जो मरुस्थल वाला एरिया है, तो यहाँ पे भेड़ भी मिलेगी, बकरी भी मिलेगी, ऊंट भी पाली जाएगी, क्योंकि जो मरुस्थल वाला एरिया होता है वहाँ पे ऊंट वगैरह ही पाले जाते हैं, ठीक है। तिब्बत और एंडीज के अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे यॉक पाला जाता था, या फिर लामा नाम का जीव जो है वो पाले जाते थे। आर्कटिक और उत्तरी ध्रुवीय जो ठंडे एरिया होते हैं वहां पे बात करें तो यहाँ पे रेंडियर नाम का एक जीव होता है, उसको पाला जाता था, ठीक है, रेंडियर को पाला जाता था। तो अलग अलग क्षेत्रों में जो जानवर हैं वो अलग अलग प्रकार के पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारक आप समझ गए कि अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, ये चलवासी पशुचारक है। और निर्भर किस पे होते हैं, अपने पशुओं पे। इसके अगर देखें तो 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र कहाँ है, इसमें आ जाता है उत्तरी अफ्रीका वाला, जो अटलांटिक वाला जो तट है वहाँ पे, और मंगोलिया भी आ जाता है, और मध्य जो चाइना है ये आ जाता है। दूसरा क्षेत्र जो है इसमें यूरोप और एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश है ये आ जाते हैं। तीसरा क्षेत्र जो है इसमें दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप जो है ये आ जाता है, ठीक है। एक बार आप मैप में देखो, इसे ध्यान से देखो। तो ये मैप में आप इसको देख सकते हो, अफ्रीका वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, एशिया का हिस्सा हो जाएगा, यूरोप का हिस्सा हो जाएगा, और इसमें आपको ये अफ्रीका का जो दक्षिणी अफ्रीका का हिस्सा हो गया, मेडागास्कर द्वीप हो गया, ये जो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इन सब क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण जो है वो होता था। अब बात करते हैं सेकंड। चलवासी समझ में आ गया, क्लियर है, आसान है। सेकंड नंबर पे आता है वाणिज्य पशुधन। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आने के चांस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, हालांकि चलवासी से भी आते हैं पर थोड़ा इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलवासी पशुचारण की अपेक्षा अगर उससे तुलना करें तो ये जो वाणिज्य पशुधन है ना, ये ज़्यादा व्यवस्थित भी है और ये ज़्यादा महंगा भी है। इसमें ज़्यादा पूंजी लगाने की जरूरत होती है। चलवासी पशुचारण में क्या है, एक जैसे जानवर, दो अलग अलग तरह के जानवर भी पाल लेंगे, वो कोई बकरी भी पाल लेगा, ऊंट भी पाल लेगा, उसको लेके चल देगा, ठीक है, नॉर्मल तरीके से रखते हैं उसको, ज़्यादा उसमें कोई वैज्ञानिक विधि का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर वाणिज्य पशुधन की तरफ देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से रखना पड़ता है, पूरा मैनेजमेंट करना होता है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। ये कहीं ना कहीं पश्चिमी जो संस्कृति है उससे प्रभावित है, क्योंकि ऐसा भारत में नहीं होता था, ऐसा विदेशों में होता था। वहाँ पे क्या होते थे, परमानेंट फार्म बनाए जाते थे। फार्म का मतलब है जहाँ पे एक जैसे जानवर रखे जाते हो, ठीक है, यानी कि अगर गाय है तो उस फार्म में सैकड़ों गाय होगी, ठीक है, अगर उसमें बकरी है तो सैकड़ों बकरियां होंगी, फार्म बोलते थे उसको। तो ये पश्चिमी सभ्यता से आया है। वहाँ पे क्या होता था, बड़े बड़े क्षेत्र होते थे और वहाँ पे ये फार्म बना दिए जाते थे, ठीक है। पूरे क्षेत्र को, एक बड़े से क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में, यूनिट में उसको बांट दिया जाता था, तोड़ दिया जाता था, ठीक है, और फार्म बना दिए जाते थे। और चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगा के, बाड़ जानते हो, बाड़ का मतलब होता है जैसे ये क्षेत्र है तो यहाँ पे साइड में उसको घेरा कर देंगे, ठीक है, घेरा कर देंगे, इसे बोलते हैं बाड़ लगाना। तो बाड़ लगा के क्या करते थे, उसको सुरक्षित करते थे, चराई वाला क्षेत्र, ताकि वो क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से बिल्कुल अलग हो जाए, अलग दिखे, ठीक है। आगे देखिए, जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास जो है, मान लो किसी क्षेत्र में घास चराने के लिए पशु को ले जाते हैं और वहां की घास जो है खत्म हो जाती है,
तब क्या करते हैं, पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाते थे, क्योंकि इन्होंने क्या करा, बड़े से क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्र में बांट दिया। अब यहाँ की घास खत्म हो गई तो पशुओं को यहाँ ले जाएंगे, यहाँ की भी खत्म हो गई तो यहाँ ले जाएंगे, तब तक यहाँ पे घास उग जाएगी। तो ये सब होता था। वाणिज्य पशुधन जो है, इसमें पशुओं की संख्या जो होती है वो चरागाह की क्षमता के अनुसार होती है। बिल्कुल। अब सोचो, मान लो घास जो है वहां पे, चरागाह जो है वहां पे 100 जानवरों की के लिए ही घास अवेलेबल है, मतलब 100 जानवर ही खा सकते हैं। और आप अगर फार्म के अंदर 500 जानवर पाल लोगे तो कैसे भाई उनको उनकी पूर्ति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसलिए इसमें क्या ध्यान रखा जाता था, पशुओं की संख्या जो है वो उतनी ही रखी जाती थी जितनी चरागाह की वहन क्षमता हो, यानी जितना चरागाह से घास वगैरह मिल सके उतने ही जानवर पाले जाते थे। और ये एक विशिष्ट गतिविधि है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, ये याद रखें, इसमें एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। यदि बकरी पाली जा रही है तो फिर बकरी ही पाली जाएगी पूरे के पूरे चरागाह में, ठीक है। गाय पाली जा रही है तो गाय ही पाली जाएगी, एक जैसे ही जानवर पाले जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 1 नंबर में। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा वहां पे दिखाऊंगा भी, अभी तो मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रमुख पशुओं की बात करें तो उसमें भेड़ आ जाएगी, भेड़ पाली जाती है, बकरी पाली जाती है, गाय पाली जाती है, बैल और घोड़े पाले जाते हैं। कि इनसे क्या मिलता है, इनसे मांस मिल जाता है, इनसे खाल मिल जाती है चमड़े के रूप में, ऊन मिल जाता है, ठीक है, ऊन। और इसको वैज्ञानिक ढंग से संसाधित करके डिब्बों में बंद करके दुनिया भर के बाजार में क्या कर देते हैं, ये लोग बेच देते हैं। पशु फार्म में पशुधन पालन जो है उसको वैज्ञानिक आधार पे व्यवस्थित किया जाता है। पूरा पूरा उनका देखरेख सही से होगी, उनकी चिकित्सा सही से होगी, उनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, कब खिलाना है कब नहीं खिलाना इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। पूरा वैज्ञानिक तरीके से पशुओं को पाला जाता है। इसमें मुख्य ध्यान जो होता है वो पशुओं के प्रजनन पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशु जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पैदा करें ताकि उनको और ज़्यादा पशु मिले। तो प्रजनन पे और उनकी जो जननिक जो बीमारियाँ होती हैं, ठीक है, जो उनकी जेनेरिक बीमारी होती हैं उसको नियंत्रित करने के लिए और उनके स्वास्थ्य पर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया जाता है, इसीलिए इसमें पूंजी जो है, पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। देखिए न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अर्जेंटीना में, यूरुग्वे में और यूएसए में यहाँ पे ये पालन ज़्यादा होता है। इधर बात करें यूएसए हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, फिर यहाँ पे अफ्रीका वाला क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है इसमें, और ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही न्यूजीलैंड भी आ जाता है आपका। तो यहाँ पे ये ज़्यादा किया जाता है पशुपालन वगैरह। अगला टॉपिक है हमारा कृषि यानी कि खेती। अब कृषि में से आपके कई सारे टॉपिक हैं, क्योंकि कृषि जो है कई प्रकार की कृषि होती है और सभी प्रकार की कृषि इसमें कराई जाएगी। और कृषि में से कौन सी कृषि से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, इसको ध्यान से देखो, आप अच्छे से इसको देखो पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या है, कृषि को अगर हम देखें तो कई प्रकार की है, जैसे कि निर्वाह कृषि, इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे, आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। फिर मिश्रित कृषि हो जाती है, बाजार के लिए सब्जी और कृषि, इसमें क्या होता है, इसमें उद्यान भी आ जाता है। इसके बाद एक टॉपिक है डेयरी कृषि, रोपण कृषि, सहकारी कृषि, विस्तृत वाणिज्य और अनाज कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। इतने सारे टॉपिक हैं जो कि हमें करने हैं। अब आप सोचो कितना बड़ा चैप्टर हो जाएगा। अब इन कृषि में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं ये देख लो। एक भूमध्य सागरीय कृषि है, इससे क्वेश्चन आपका ज़्यादातर आता है, ठीक है। रोपण कृषि और डेयरी कृषि से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा इसमें आपका ये बाजार और सब्जी वाले, इसमें से एक ट्रक कृषि वाला टॉपिक है, मैं आपको आगे बताऊंगा, वो ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी मैं कराऊंगा आपको सारे ही, फिर भी मैंने बता दिए हैं कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपके पेपर में आते हैं। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे, निर्वाह कृषि को देखते हैं। निर्वाह कृषि जो है इसको 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। एक तो है आपकी आदिकालीन निर्वाह कृषि, यानी कि पुराने समय में किस प्रकार से कृषि की जाती थी। फिर दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि की। तो देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं। अब यहाँ पे ये पेपर में क्वेश्चन आ गया ना तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। तो आपको पहले मैं सारे नाम बता देता हूँ, वरना पेपर में हो सकता है आपसे ये नाम ना दे, आपसे ये पूछ लें कि बताइए भाई ये जो स्थानांतरणीय कृषि होती है ये क्या होती है, तो ये भी वही है। कर्तन कृषि भी कहा जाता है इसको, दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं इसको, झूम खेती या झूमिंग भी कहा जाता है इसको, मिल्पा या फिर लादंग भी कहा जाता है। इतने सारे इसके नाम हैं, कृषि एक ही है पर नाम इतने सारे हैं, तो ये सारे नाम आप ध्यान रखिए। अब इसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं, ठीक है। इसको मैं आगे आपको दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये आपके सामने 3 चित्र हैं, ये जो बॉक्स बना रखे हैं ना मैंने, ये बॉक्स नहीं, इसको आप खेत मान लो, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए,
इसको नाम देता हूँ बी और इसको सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये 3 क्या है, खेत है। अब आप समझिए कि ये आदिकालीन निर्वाह कृषि जिसको हम झूम खेती कहते हैं, ये कैसे करी जाती है, इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो कृषक होता है, जो किसान होता है, मान लो उसके पास ये खेत है, वो इस खेत में क्या करेगा, खेती करेगा, इसमें जुताई करेगा, इसमें बीज बोएगा, इसमें सिंचाई करेगा, इसमें पानी डालेगा, जो भी उसका खेती का प्रोसेस है वो इसमें करेगा। 4 से 5 साल तक इसमें खेती करेगा और इन खेतों को बिल्कुल खाली छोड़ देगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। यानी वो कहाँ पे खेती कर रहा है, एक खेत में। यहाँ पे अगर उसने खाली छोड़ दिया, जमीन को परती छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आप सोचो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे झाड़ियाँ उग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे वनस्पति उग जाएंगी, यानी कि पेड़ पौधे उग जाएंगे, यहाँ पे खरपतवार उग जाएगी। ठीक है, यहाँ पे घास उग जाएगी, तो ऐसे उग जाएगी। अब 3 साल, मान लो 3 से 4 साल उसने यहाँ पे खेती करी, 3-4 साल के बाद अब वो क्या करेगा, इस जमीन को छोड़ देगा, यानी इस वाले खेत को छोड़ देगा और यहाँ से चला जाएगा सेकंड नंबर यानी बी खेत पे। अब यहाँ पे गया खेती करने, वहाँ पे क्या है, यहाँ तो भाई पेड़ पौधे उग गए, यहाँ पे झाड़ियाँ उग गई है, खरपतवार उग गए, वनस्पति उग गई है। यहाँ पे अब इसको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये वहां उसको काट कूट के यहीं छोड़ देगा और उसको आग लगा देगा। ठीक है, आग लगा देगा तो ये जल जाएगा। जलने के बाद क्या होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, राख। जब राख हो जाएगी तो इस राख का इस्तेमाल करके ये उसकी जुताई करेगा खेत की, और उसी राख का इस्तेमाल करेगा मिट्टी में। तो ये क्या है, उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ा देगी। राख की वजह से क्या होगा, उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी। साफ सूफ करके जला जलू के बिल्कुल बढ़िया तरीके से खेत को बना के फिर वो क्या करेगा, यहाँ पे खेती करेगा। अब उसने यहाँ पे फसल उगानी शुरू कर दी, अब यहाँ पे वो खेती कर रहा है, तो उसने इस वाली जमीन को छोड़ दिया। अब यहाँ पे मान लो 5 साल तक खेती करता है, तो 5 साल तक ये जमीन खाली पड़ी है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही हो जाएगा, जंगल झाड़ी वगैरह उग जाएगी। फिर क्या होगा, 5 साल के बाद उसे लगता है कि भाई मैंने यहाँ बहुत खेती कर ली, अब मैं चलता हूँ वापस से। तो हो सकता है वो इधर के खेत पे आ जाए, यहाँ पे भी वही प्रोसेस करे। या फिर मान लो इसको भूल जाओ आप, यहाँ पे 2 ही खेत है मान लो, यहाँ पे 5 साल खेती करी, 5 साल के बाद उसे लगता है चलो अब यहाँ चलते हैं, वो इस पे आएगा, फिर यहाँ पे जलाएगा, साफ करेगा, फिर खेती करेगा, फिर इसको खाली छोड़ देगा। यानी समझ रहे हो, एक जगह खेती करता है, उसके बाद ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह। इसीलिए इसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, क्योंकि स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, कर्तन और दहन, कर्तन दहन का मतलब होता है आग लगाना, इसमें आग लगाई जाती है, इसलिए इसको कर्तन और दहन खेती करते हैं। इसको झूम खेती, झूमिंग खेती भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। तो ये होती है आदिकालीन निर्वाह कृषि। यहाँ पे आपको समझ में आ गया तो मैं आपको किताबी लैंग्वेज में ले चलता हूँ, यहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे। देखिए इस प्रकार की कृषि में क्षेत्रों की जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे उग जाते हैं, उसको जला देते हैं, और जली हुई जो राख होती है उसकी परत जो है वो उर्वरक का काम करती है, यानी कि एक तरह से खाद का काम करती है। और इस प्रकार इसको स्थानांतरणशील कृषि भी कहते हैं, इसको कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पेपर में किसी भी नाम से आए आप आराम से कर दोगे। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े खेत नहीं होते, और खेती भी पुराने औजारों से करी जाती है। पुराने औजार का मतलब क्या है, लकड़ी के औजार, कुदाल के जरिए, फावड़े के जरिए, इसके जरिए खेती होती है। कुछ साल के बाद, कुछ साल मतलब 3 से 4 साल, 5 साल, यानी 3 से 5 साल के बाद जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाता है, तब जो कृषक है, वो जो किसान है, वो क्या करता है, वो नए क्षेत्र में चला जाता है। मैंने आपको समझाया था ना, इस खेत को छोड़ के फिर वो दूसरे खेत की तरफ चला गया और वहां पे जलाता है और दोबारा से कृषि के लिए उसको तैयार करता है। कुछ समय के बाद कृषक वापस से पहले वाली खेती में आ जाता है, उस खेत में आ जाता है। इस तरीके से वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरीके से खेती करते हैं। ठीक है, इसको आदिकालीन निर्वाह कृषि कहते हैं। ज्यादातर उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि उत्तर पूर्वी, अगर हम भारत की बात करें, भारत में जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, जैसे मैं यहाँ पे मैप बना देता हूँ, तो जो इधर वाला क्षेत्र है जिसको नॉर्थ ईस्ट का कहते हैं, यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, झूमिंग के नाम से। ठीक है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में इसको किस नाम से जानते हैं, हम झूमिंग के नाम से जानते हैं। अगर मध्य अमेरिका या मैक्सिको की बात करें तो यहाँ पे इसको मिल्पा के नाम से जानते हैं, वहाँ पे भी ऐसी खेती होती है, उसको मिल्पा कहते हैं। अगर हम मलेशिया और इंडोनेशिया की बात करें तो ये लादांग के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पे इस खेती को अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी आदिकालीन निर्वाह कृषि। अब अगला टॉपिक है हमारा गहन निर्वाह कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझते हैं। देखो इस प्रकार की खेती में जो ये मॉनसून एशिया का जो घना बसा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पे मॉनसून बढ़िया आता है,
एशिया का क्षेत्र है और जो अच्छी बसावट वाला क्षेत्र है वहाँ पे ये खेती होती है। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार होते हैं, मेनली इसके दो प्रकार है। एक है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यानी एक ऐसी खेती है जिसमें चावल मुख्य फसल है, यानी जहाँ पे चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगी। दूसरी क्या है, चावल रहित, यानी जहाँ पे चावल नहीं उगाया जाता है या कम उगाया जाता है, जिसमें गेहूं जौ वगैरह दूसरी फसलें उगाई जाती है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चावल प्रधान। यहाँ की मेन फसल क्या है, चावल, ठीक है। अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि लोगों की संख्या ज़्यादा है तो खेत छोटे हो गए हैं। एवं कृषि कार्य में जो कृषक होता है, जो किसान होता है, उसका पूरा का पूरा परिवार लगा रहता है और धान उगाते रहते हैं ये। इसमें भूमि का गहन उपयोग होता है। गहन उपयोग का मतलब है भूमि का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। ये चाहते हैं कि कम भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा हम खेती कर लें। इसमें मशीनों की अपेक्षा मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, यानी मशीनों को ज़्यादा महत्व नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, जो मानव की जो मेहनत होती है, खुद की मेहनत होती है, उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं के द्वारा जो गोबर की खाद होती है या फिर जो हरी खाद होती है उसका उपयोग करते हैं। हरी खाद कौन सी होती है, जो पेड़ पौधों के पत्तों वगैरह से बनाई जाती है, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है चावल प्रधान। सेकेंड है हमारा चावल रहित। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर क्षेत्रों में, ठीक है, ज़्यादातर क्षेत्रों में धान की फसल जो है उसको उगाना पॉसिबल नहीं हो पाता, वहाँ पे नहीं उगाया जा सकता। तो जब धान नहीं उगाया जाएगा, चावल नहीं उगाया जाएगा, तो क्या उगाएंगे, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गेहूं उगा लेते हैं, ठीक है, सोयाबीन उगा लेते हैं, जौ उगा लेते हैं, सोपरम वगैरह उगा लेते हैं, कहीं कहीं पे ज्वार उगा लेते हैं, कहीं पे बाजरा उगा लेते हैं, तो वहाँ पे ये फसलें उगाई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चावल प्रधान जहाँ पे चावल उगाया जाए और चावल रहित जहाँ पे चावल ना उगाया जाए, चावल के अलावा गेहूँ, ठीक है, सोयाबीन, जौ, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये चीज़ें उगाई जाती हों। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रोपण कृषि। रोपण कृषि में से आपके पेपर में क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। देखिए ये जो है ना, ये खेती, ये यूरोपीय लोगों ने दुनिया के अनेक भागों को औपनिवेशिकरण जब किया था, उसके बाद कृषि के कुछ अन्य रूपों की शुरुआत करी थी, उसी में से एक थी रोपण कृषि। यानी रोपण कृषि जो है हमारी नहीं है, ये अंग्रेजों ने दुनिया भर के देशों को गुलाम बनाया था। तो अंग्रेजों ने क्या करा, उन देशों में जो खेती की शुरुआत करी थी वो है रोपण कृषि। क्लियर है। अब देखो इसमें होता क्या है ये समझिए। अंग्रेज जो हैं भारत में, मान लो इन अंग्रेजों ने जब भारत को गुलाम बनाया था तो भारत में भारत की खेती को प्रभावित कर रहे थे। भारत के किसानों को बता रहे थे भाई कि तुम किस चीज़ की खेती करोगे, क्या तुम्हें उगाना है। अब अंग्रेज ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों को जिस फसल से ज़्यादा फायदा होता था वो किसानों को वही फसल उगाने को कहते थे, चाहे वो चाय की खेती हो, चाहे वो नील की खेती हो, या अफीम की खेती हो, या XYZ जो भी हो, ठीक है। तो जो अंग्रेज थे उन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी। रोपण कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। लाभ किसको होगा, उस देश को होगा या अंग्रेजों को होगा, अंग्रेजों को होगा, ठीक है, क्योंकि किसान जो है वो तो मजदूर की तरह काम करेंगे, फायदा कौन उठाएगा, अंग्रेज उठाते थे। यूरोपीय उपनिवेशों ने अपने अधीन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केले और अनानास की पौध लगाई, ठीक है। अलग जगह से पौध लाए जाते थे, छोटे छोटे पौध, और उसको लगाया जाता था और उसकी खेती की जाती थी। अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ पे उनका शासन रहा है, चाहे वो फ्रांसीसी हों, चाहे वो ब्रिटेन के हों, चाहे वो डच हों, ठीक है, हॉलैंड वाले हों, उन सब ने, चाहे वो स्पेन वाले हों, जहाँ जहाँ पे उन जिन जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था, सब जगह उन्होंने ये सिस्टम अपनाया था। रोपण कृषि की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन को याद करके जाना, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसकी विशेषता क्या है, देखिए कृषि क्षेत्र का आकार जो है ना बहुत विस्तृत होता है, काफ़ी फैला हुआ होता है, बड़ा होता है। इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा पूंजी का निवेश होता है, इसमें अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ता है, और तकनीकी आधार पे इस खेती होती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि लोकल कुछ भी उगा दिया, बहुत तरीके से खेती होती है, अच्छा मैनेजमेंट होगा, तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी ठीक ठाक होगा, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करा जाता है, इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। और इसमें एक फसली कृषि, यानी कि ऐसी ज़्यादातर एक फसलीय कृषि, एक ही फसल को उगाया जाता है एक खेत के अंदर, ठीक है, यानी किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ये फोकस ज़्यादा करते हैं। इसमें मजदूर जो है वो सस्ते मिल जाते हैं, खासकर भारत जैसे देश या अन्य देश जो अंग्रेजों ने गुलाम बना रखे थे, वहाँ पे मजदूर इनको सस्ते मिल जाते थे, इसलिए इनको क्या होता था, काफ़ी फायदा होता था, ठीक है। यातायात यहाँ पे विकसित होता है,
जिसके द्वारा बागान और बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे यातायात के साधन थे, तो जो जहाँ पे खेती होती है, मान लो यहाँ पे खेती हो रही है और यहाँ पे बाजार है, तो यहाँ पे सड़क बना दी। अब यहाँ खेत से आसानी से जो है फसल को आसानी से ले जाया जा सकता है बाजार तक। तो ये है रोपण कृषि की विशेषता। ठीक है, आगे देखो। फ्रांस ने पश्चिम अफ्रीका में कॉफ़ी और कोको जो था इसकी पौध लगवाई थी। जो अंग्रेज थे, ब्रिटेन वासी थे, उन्होंने भारत में और श्रीलंका में चाय के बाग, ठीक है, लगवाए थे। भारत में खासकर जो असम वाला हिस्सा है, यहाँ पे इन्होंने चाय की शुरुआत करी थी। मलेशिया में रबड़ के बाग लगवाए थे। पश्चिमी द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पे गन्ना और केला जो है इसके बाग विकसित करवाए थे। स्पेन और अमेरिका वासियों की अगर बात करें तो इन्होंने फिलीपींस में क्या करा था, नारियल और गन्ने के बागान लगवा दिए थे। इंडोनेशिया में एक समय पर गन्ने की खेती जो होती थी उसमें हॉलैंड का, यानी जो डच होते थे, उनका बहुत ज़्यादा एकाधिकार होता था। ठीक है, उनका पूरा वर्चस्व था। तो इस तरीके से ये अंग्रेजों ने क्या करा था, जो जो देश उनके गुलाम थे वहाँ पे रोपण कृषि करवाई थी। कहीं पे गन्ना उगवा रहे हैं, कहीं पे केले उगवा रहे हैं, कहीं पे अनानास, ठीक है, कहीं पे चाय, कहीं पे कॉफ़ी, कहीं पे रबड़, जो उनको सही लग रहा है, जहाँ से जिस चीज़ की खेती हो सकती है वो उसको उगवा रहे थे। नेक्स्ट है आपका विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। अब देखो, मध्य अक्षांश के जो आंतरिक जो अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहाँ पे पूरी तरीके से ना तो पानी मिल पाता है ना ही पूरी तरीके से वो सूखे होते हैं, अर्ध शुष्क जो प्रदेश हैं, यहाँ पे ये इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल जो होती है वो होती है गेहूँ। यानी विस्तृत वाणिज्य जो कृषि होती है, इसकी जो मेन फसल वो गेहूं होती है। ठीक है, गेहूं के अलावा, अब मेन फसल गेहूं है, इसका मतलब ये मत सोचना केवल गेहूं उगाया जाता है। गेहूं के अलावा भी उगाया जाता है, जैसे कि मक्का भी उगाया जाता है, जौ भी उगाया जाता है, राई और जई भी यहाँ पे बोई जाती है। इस कृषि में जो खेतों का आकार होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। खेत जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। खेत जोतने से फसल काटने तक सभी काम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मशीनों से किए जाते हैं, यानी यंत्रों से किए जाते हैं। हर काम क्या होगा यहाँ पे, मशीनों से होगा, क्योंकि बड़े लेवल पे खेती हो रही है ना। और इस प्रकार की कृषि क्षेत्र को समझते हैं। देखिए कहाँ कहाँ पे ऐसे खेती होती है, तो यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो स्टेपीज क्षेत्र है, और ये देखिए ये सारे घास के मैदान हैं, इन जगहों पे होती है। उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे होती है प्रेरी, घास के मैदान है। अर्जेंटीना में पंपास जो होते हैं। अगर दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे वेल्ड्स हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाएगा। न्यूजीलैंड में ठीक है, कैंटरबरी हो जाएंगे। ये जो मैदान है यहाँ पे इस प्रकार की कृषि होती है, ये क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिश्रित कृषि। अब ये मिश्रित कृषि क्या होता है इसे भी समझ लेते हैं। देखिए ये जो कृषि है ना, इसमें विश्व के ज़्यादातर जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पे ये खेती होती है। यानी मिश्रित कृषि कहाँ पे होती है, जो विकसित क्षेत्र है वहाँ पे करी जाती है। इसमें खेतों का आकार जो होता है वो मीडियम होता है, ना तो खेत बहुत छोटे होंगे और ना ही खेत बहुत बड़े होंगे, यानी कि मध्यम होंगे, मीडियम होंगे। इसमें बोई जाने वाली जो फसल है उसमें मेनली गेहूँ बोई जाती है। इसके अलावा जौ हो गया, राई हो गया, जई, मक्का, चारे की फसलें, जो जानवरों के चारे के लिए फसल उगाई जाती है वो, और जो कंदमूल होते हैं ये उगाए जाते हैं। चारे की फसल जो है मिश्रित कृषि का मुख्य घटक है। इसमें क्या होता है, कोई एक गेहूं उगा दिया, इन्होंने साथ में ही कहीं पे क्या करा, इन्होंने जो जानवरों को चराने के लिए जो चारा होता है उसको भी उगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से खेती करते हैं। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को इसमें समान महत्व दिया जाता है, यानी फसल भी उगाएंगे, पशुपालन भी करेंगे। ठीक है, दोनों काम चल रहा है, इसीलिए इसको मिश्रित खेती कहा जाता है। यानी दो काम चल रहे हैं, एक तो खेती भी हो रही है और पशुपालन भी हो रहे हैं, दोनों को महत्व दे रहे हैं। फसलों के साथ साथ पशु जैसे मवेशी हो गए, ठीक है, भैंस वगैरह ये सब पाल लेते हैं, भेड़ हो गई, सुअर हो गए, कुक्कुर हो गए, ये पाले जाते हैं और ये इनकी आय का क्या होते हैं, मुख्य स्रोत हो जाते हैं। विकसित कृषि यंत्र इमारतों, रासायनिक और वनस्पति खाद और गहन उपयोग करके यहाँ पे ज़्यादा पैसा, मतलब एक तरह से ये लगा लो कि यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, वनस्पति खाद का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसमें ज़्यादा पैसा भी लग जाता है और इसमें कुशल कृषक चाहिए होंगे, यानी कि जो खेती करने वाले जो किसान हैं वो कुशल होने चाहिए। कुशल का मतलब होता है स्किल्ड, यानी सीखे हुए होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ना हो कि उन्हें आता ही ना हो, कुशल चाहिए, ये होते हैं। और योग्यता जो है इनकी, ये मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब है किसानों की जो योग्यता है वो यहाँ पे कुशल किसान ही काम करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको महत्वपूर्ण मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। और ये इसकी मुख्य विशेषताओं में आता है। कभी कभी इसकी विशेषता वाला क्वेश्चन आ जाता है और ज़्यादा ज़्यादा 3 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा डेयरी कृषि, ये इंपॉर्टेंट है।
अभी तक जो मैंने आपको कृषि बताया है उसमें अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेयरी कृषि में से आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। देखें, डेयरी का जो व्यवसाय है ना, बिजनेस, ये दुधारू पशुओं के पालन पोषण का सबसे ज़्यादा उन्नत और दक्ष प्रकार है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पूंजी भी लगती है और इसमें बहुत ज़्यादा कमाई भी होती है। यानी कि पैसा जरूर ज़्यादा लगता है लेकिन कमाई भी अच्छी होती है, ठीक है। इसमें जो पैसा लगता है वो बहुत अधिक लगता है, बहुत ज़्यादा। और पशुओं के लिए छप्पर बनाना, घास को इकट्ठा करना, ठीक है, उसका भंडार इकट्ठा करना, फिर दूध उत्पादन में जो मशीन होती है, मशीन का प्रयोग करना, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, कहीं बीमार ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, उनके प्रजनन का ध्यान रखना, और पशु चिकित्सा पर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि पशु बीमार होते हैं तो इलाज उनका डॉक्टरों के द्वारा कराया जाता है और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है। इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, यानी इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। पूरे साल मजदूर चाहिए, ये कोई खेती नहीं है कि भाई 2-3 महीने मेहनत करके लगा दी, फिर उसके बाद सिंचाई थोड़े थोड़े समय में करते रहे और फिर एक समय आएगा फसल को काटने का, बीच में समय मिल जाता है, ऐसा नहीं। शुरू से लेके आखिर तक जो मजदूर होते हैं उनको काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा श्रम लगता है, इसमें मेहनत लगती है, ठीक है। आगे देखते हैं। पशुओं को चराना, उनका दूध निकालना, इन सब काम के लिए पूरे साल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। डेयरी कृषि का काम जो है वो नगरीय और औद्योगिक केंद्रों के आसपास किया जाता है। ज़्यादातर ये जो शहर होते हैं ना, शहर के आसपास इसका काम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आसानी से शहर में दूध वगैरह जो है पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पे बाजार होते हैं और आसानी से दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को पहुँचाना यहाँ पे आसान हो जाता है, ठीक है। आज के समय में देखो, पहले क्या होता था, एक चीज़ समझिए, दूध जो है ना, अगर मैं पीछे चला जाऊं थोड़ा सा और पीछे के वर्षों में देखें, आज तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पहले नहीं होता था। तो दूध खराब हो जाता है, कुछ घंटों के बाद दूध खराब हो जाता है, और दूध से बनी हुई चीज़ें भी कुछ घंटे के बाद खराब हो जाती है। लेकिन आज के समय में क्या है, फ्रिज अवेलेबल है, उसको फ्रीज करके रखा जा सकता है। दूध का पाश्चुरीकरण किया जा सकता है, जिसके कारण दूध को लंबे समय तक ठीक रखा जा सकता है, ठीक है। और डेयरी जो उत्पाद हैं, जो डेयरी से बनने वाली चीज़ें हैं, जैसे पनीर हो गया या अन्य चीज़ें हो गई, उसको भी लंबे समय तक ठीक रखा जा सकता है। वाणिज्य डेयरी कृषि जो है, इसके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है उत्तरी पश्चिमी यूरोप में, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में हो जाएगा, यानी यूरोप का जो उत्तर पश्चिम का एरिया है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है आपका कनाडा में, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो क्षेत्र है इसका, ये हो जाता है आपका न्यूजीलैंड की साइड में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया साइड में, तो तस्मानिया वगैरह यहाँ पे इसका तीसरा क्षेत्र हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय कृषि। ये बहुत आसान है और इस चैप्टर में से ना इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर कृषि में से क्वेश्चन आएगा तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, आपको याद हो जाएगा। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि जो है ये विशिष्ट प्रकार की कृषि है। अभी तक जो हमने खेती पढ़ी थी उससे बिल्कुल अलग है। इस जो भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र है, आसपास के जो क्षेत्र है, वहाँ पे ये खेती की जाती है। मेनली इसमें क्या होता है, खट्टे फल जो होते हैं उसकी खेती होती है, ठीक है। अंगूर की कृषि इसकी सबसे मुख्य फसल है। यहाँ पे अंजीर वगैरह भी उगाया जाता है वैसे, लेकिन अंगूर इसकी सबसे मेन फसल है, और इसी वजह से इसको भूमध्य सागरीय कृषि भी कहा जाता है एक तरह से, क्योंकि भूमध्य सागर के आसपास के एरिया में होती है। और जो अंगूर होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के अंगूर होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के, उन अंगूरों से क्या करते हैं, ये बहुत अच्छी शराब बनाते हैं, यानी मदिरा बनाते हैं, शराब बनाते हैं, और उस शराब को महंगे दामों पे बेचा जाता है। जो थोड़े बेकार होते हैं, जो निम्न श्रेणी के अंगूर होते हैं, जो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं होते, उनसे ये क्या करते हैं, उसको सुखा देते हैं, उससे मुनक्का बना लेते हैं या फिर किशमिश बना लेते हैं। इसके अलावा अभी हमने क्या पढ़ा, अंगूर के अलावा यहाँ पे अंजीर भी उगाया जाता है, ठीक है, और जैतून भी उगाया जाता है, तो ये भी उत्पन्न होता है। और जब सर्दी होती है, यानी शीत ऋतु होती है, जब यूरोप में और यूएसए में फल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे फल भी उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही था, ये आता है पेपर में क्वेश्चन काफ़ी। नेक्स्ट है हमारा बाजार के लिए सब्जी और खेती और उद्यान कृषि, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। ये जो कृषि है ना, इसमें ज्यादा मुद्रा मिलने वाली फसलें उगाई जाती है, यानी इसमें ऐसी फसलें उगाई जाएगी जिसमें पैसा ज्यादा मिलता हो। इसमें क्या है, सब्जी उगाई जाती है, फल उगाए जाते हैं और फूल उगाए जाते हैं। सब्जी, फल और फूल, ठीक है, जिनकी मांग क्या है, नगरों में ज्यादा होती है, यानी नगरों में ज्यादा मांग होती है तो उसके लिए पैसा भी ज्यादा देते हैं लोग, तो इसलिए इसमें वही चीजें उगाई जाती है जिसमें पैसा ज्यादा मिले।
इस कृषि में खेतों का आकार जो होता है छोटा होता है, क्योंकि फूल उगाने के लिए, फल उगाने के लिए बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं होती, ठीक है। एवं खेत जो हैं वो अच्छे यातायात साधनों के आसपास ही होते हैं। जहाँ पे खेत है वहाँ पे यातायात के साधन है, ताकि वहाँ से फसल को आसानी से बाजार तक पहुँचा सके, उपभोक्ता तक पहुँचा सके, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की, बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है, और इसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। इसके अलावा सिंचाई करना, उर्वरक लाना, ठीक है, अच्छी किस्म के बीज को लाना, कीटनाशक जो होते हैं वो लाना, हरित गृह क्षेत्र बनाना। इसके अलावा जहाँ पे ठंड ज़्यादा है वहाँ पे एक तरह से टेम्परेचर को बढ़ाना, कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है हीटर लगा के या फिर जो भी तरीका होता हो, ये सब करना पड़ता है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। इस प्रकार की कृषि जो है ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है, उत्तर पश्चिमी यूरोप में, यूएसए में होती है, और पूर्वी भाग में भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है यहाँ पे ज़्यादा होती है। जहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है वहाँ पे भी होती है। अब यहाँ पे पेपर में ना आपके एक क्वेश्चन आया हुआ था 1 मार्क्स में, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, आप इसको बिल्कुल याद करके जाएंगे। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड नाम का एक देश है, ये फेमस है। किस लिए फेमस है? फूल के उत्पादन के लिए, पुष्प के उत्पादन में ये स्पेशलिस्ट है। सबसे नंबर 1 पे आता है फूल के उत्पादन में नीदरलैंड। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, रट के जाना, हो सकता है दोबारा आ जाए। यहाँ से बागवानी फसल जो है मेनली यहाँ पे क्या होता है, ट्यूलिप की खेती होती है। ट्यूलिप जानते हो? ट्यूलिप एक फूल होता है जो कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का फूल होता है जो ट्यूलिप कहा जाता है, बहुत ही सुंदर होता है फूल, उसकी खेती यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और पूरे यूरोप में फिर यहाँ से भेजा जाता है। और एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया था ट्रक कृषि, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ट्रक कृषि। इसको समझिए, देखो जिन प्रदेशों में किसान केवल सब्जी उगाते हैं, केवल सब्जी पैदा करते हैं, ठीक है, वहां पे इसको ट्रक कृषि कहा जाता है। ट्रक कृषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि खेतों से, फार्म का मतलब खेत, ठीक है, तो खेतों से ट्रक जो है वो सब्जियों को भरकर बाजारों तक ले जाते हैं। यानी कि इस जगह पे मान लो खेत है, ठीक है, और यहाँ पे है मान लो बाजार, तो यहाँ पे ट्रक के जरिए, ये मान लो ये ट्रक है, तो ट्रक क्या करेगा, खेतों से सब्जी उठाएगा और बाजार तक पहुंचाएगा, और रातों रात पहुंचा देता है, ठीक है। रातों रात मतलब इस ट्रक से सब्जियों को ले जाके वहां पहुंचा दिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रक कृषि रख दिया गया है। इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के जो औद्योगिक क्षेत्र है वहां पे उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि भी की जाती है। उद्यान कृषि के अलावा कारखाना कृषि। अब ये कारखाना कृषि क्या है इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है, पशुधन पाला जाता है, पशुओं को पाला जाता है, जिसमें विशेषतः कौन से पशु पाले जाते हैं, गाय, बैल और कुक्कर, ठीक है, ये पाले जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सहकारी कृषि। छोटा सा टॉपिक है और पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। देखिए सहकारी कृषि क्या होता है, जब किसान लोग अपना एक ग्रुप बना लें, यानी किसानों का ग्रुप जो है वो कृषि में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, जब किसान लोग सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं अपनी इच्छा से, और एक संगठन बना लेते हैं, यानी एक सहकारी संस्था बना लेते हैं, और फिर खेती करते हैं जिससे उनको फायदा होता है, तो वो सहकारी कृषि कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत सारे किसान थे, उन्होंने मिलकर क्या करा, एक संस्था बना ली, इसको क्या कहा जाता है, सहकारी संस्था, ठीक है, और कृषि शुरू कर दी, तो ये सहकारी कृषि कहलाएगी। सहकारी जो संस्था होती है ये किसानों को सभी तरह की सहायता करती है। जैसे किसानों को क्या सहायता चाहिए, उनको अच्छे बीज चाहिए, ठीक है, उनको अच्छे मूल्य पर जो अपनी उनको कीटनाशक चाहिए, और जब उनकी फसल हो जाए तो अच्छे दाम पर अपनी चीज़ों को बेच भी पाएँ, खरीद भी पाएँ और बेच भी पाएँ, ये चाहिए। तो ये सब उनको सस्ते में दिलाने का काम कौन करता है, ये संस्थाएं करती हैं, ठीक है। सहकारी आंदोलन जो है ये लगभग 1 शताब्दी पहले शुरू हुआ था, और ये शुरुआत भारत से नहीं है, याद रखना, ये पश्चिमी से देशों से शुरुआत है। यानी पश्चिमी यूरोप का जो डेनमार्क है, फिर नीदरलैंड है, और जो बेल्जियम है, स्वीडन है, इटली है, यहाँ से ये आंदोलन एक तरह से शुरू होता था और फिर यूरोप से बाकी देशों में फैला, और सबसे ज़्यादा सफलता इसको मिली डेनमार्क में। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लाइन याद रखना। सबसे ज़्यादा सहकारी कृषि को सफलता किस देश में मिली, तो आपका आंसर क्या होगा, डेनमार्क में मिली। डेनमार्क में क्या है, लगभग सभी किसान इसके मेंबर होते हैं सहकारी कृषि के, ठीक है। डेनमार्क में ये आंदोलन जो था सबसे ज़्यादा सफल रहा,
और यहाँ के किसान जो है, हर किसान लगभग लगभग इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सहकारी कृषि हो जाता है। इसके बाद है सामूहिक कृषि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत यूएसएसआर से हुई थी, यानी संयुक्त जो आपका सोवियत संघ था, सोवियत संघ से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। सामूहिक कृषि से देखते हैं। सामूहिक कृषि में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व जो है वो संपूर्ण समाज और सामूहिक श्रम पे आधारित होता है। इसमें एक ग्रुप के रूप में मतलब खेती करी जाती है। इस प्रकार की खेती की शुरुआत जो है वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ से हुई थी। और यहाँ पे कृषि की जो दशा है उसको सुधारने के लिए ये लाया गया था। इसमें उत्पादन में वृद्धि हो जाए, लोग जो है आत्मनिर्भर बन जाए, उनकी दशा जो है शुरू पहले से सही हो जाए, इसलिए खेती शुरू करी गई थी। इस प्रकार की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलक हॉल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब ये नाम थोड़ा याद रखना, ये नाम आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कोलक होत ऐसा कुछ नाम है ये रशियन लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। रशियन लैंग्वेज में है, इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, इसको याद करना है। सभी किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके पास संसाधन है, चाहे भूमि है, चाहे पशु है, चाहे मजदूरी है, वो सब मिलकर साथ में काम करते हैं। और सब मिलकर काम करते हैं और अपनी डेली लाइफ की, जैसे मान लो कोई किसान है, उसको अपने खाने के लिए भी तो फसल चाहिए, तो अपने लिए एक अलग से छोटा सा खेत रखते हैं, उसमें अपनी पर्सनल यूज के लिए भी खेती करते हैं। बाकी खेती लाभ कमाने के लिए या फिर समाज के लिए वो क्या करते हैं, मिलकर करते हैं। इसे सामूहिक कृषि के रूप में हम जानते हैं। तो यहाँ पे हमारे कृषि वाले टॉपिक जो थे सारे खत्म हो गए। अब आपका एक लास्ट टॉपिक है खनन। खनन से आपके पेपर में क्वेश्चन काफी कम आता है, और आता भी है तो एक ही क्वेश्चन आता है। मैं आपको बताऊंगा क्या कौन सा क्वेश्चन है, उसको समझेंगे। देखिए खनन में क्या होता है, जो जमीन है ना, धरातल, धरातल के नीचे बहुत सारे खनिज संसाधन छुपे हैं, और उन खनिज संसाधनों को बाहर निकालना यानी उसकी माइनिंग करना क्या कहलाता है, खनन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो मेरे पीछे, इस पिक्चर में भी आपको कहीं ना कहीं खनन करते हुए दिख रहे हैं लोग, ठीक है। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए खनन क्या होता है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। इसमें भूमि से खनिज जो होते हैं और जो दूसरे प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसको बाहर निकाला जाता है, तो ये खनन कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि मानव समाज में, ठीक है, क्योंकि जो खनिज संसाधन है उसका इस्तेमाल हम करते हैं, तो हमारे लिए संसाधन एक तरह से बाहर लाना ताकि मानव उसका उपयोग करा जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। प्राचीन काल की बात करें तो खनिजों का जो उपयोग है ये औजार बनाने में किया जाता था, ठीक है, जैसे कि लोहे के औजार होते थे, ठीक है, या फिर अन्य धातु के औजार होते थे, तो उसका इसमें इस्तेमाल होता था। बर्तन बनाने के लिए आप देखते हो स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं, तांबे के बर्तन होते हैं, ठीक है, पीतल के बर्तन होते हैं, अन्य धातुओं के बर्तन होते हैं, उसके लिए यूज किया जाता था। हथियार बनाने के लिए किया जाता था प्राचीन समय में। लेकिन आज के समय में तो भाई बहुत ज्यादा विकास हो गया है, तो ऐसे में औद्योगिक क्रांति के बाद संभव हो पाया कि इसका और ज्यादा महत्व बढ़ गया, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजों में इनका खनिज संसाधनों का, इन धातुओं का इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि बताइए खनन को का जो काम है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो दो तरह के कारक होते हैं, एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं आर्थिक। भौतिक में क्या देखा जाएगा, भौतिक में ये देखा जाएगा खनिज निक्षेपों का आकार क्या है, यानी कि जिस जगह पे खनिज संसाधन उपलब्ध हैं उसका क्या आकार है उस क्षेत्र का, ये देखा जाता है। फिर किस कैटेगरी के खनिज है वहां पे, ये भी देखा जाता है। और उसकी उपस्थिति की अवस्था क्या है, देखो क्योंकि खनिज जो है ना, वो जैसे मान लीजिए ये धरातल है, तो खनिज हो सकता है कि 4 फुट अंदर गहराई पे मिल जाए, हो सकता है वो 40 फीट की गहराई पे भी हो सकता है वो 100 फीट की गहराई पे भी हो, ठीक है। खनिज जमीन में बहुत अंदर भी हो सकता है और कम गहराई पे भी हो सकता है। तो उसकी
उपस्थिति क्या है, उसकी किस अवस्था में वो उपस्थित है, ये चीज भी मैटर करता है। ये तो भौतिक कारण है। आर्थिक कारक में देखें खनिज की डिमांड कितनी है। अब मान लो कोई खनिज की डिमांड कैसी है, उस जैसे कोई भी खनिज हो, ठीक है, चाहे कोयला हो या फिर अन्य कोई चीज हो, कोई धातु हो, उसकी कितनी डिमांड है ये चीज देखी जाती है। फिर क्या है कि कौन सी लोगों के पास तकनीकी ज्ञान कितना है उसको निकालने के लिए, उसको देखा जाता है। फिर उसका उपयोग क्या है और कितना उपयोग है इसको देखा जाता है, ठीक है। उसका विकास और उपलब्ध जो पूंजी है, पैसा, क्योंकि खनिज को निकालना एक महंगी प्रक्रिया है, उसमें काफी पैसा लग जाता है, तो पूंजी उपलब्ध है या नहीं है, मजदूर उपलब्ध है या नहीं, ये चीज देखी जाती है। फिर श्रम पर होने वाला व्यय, जो खर्चा होता है, इसको देखा जाता है, ठीक है। और देखते हैं आगे। अब देखो खनन करने की विधियां, यानी ये जो जमीन से खनिज निकाले जा रहे हैं इसके दो तरीके होते हैं, विधियां। कौन कौन से दो तरीके हैं, एक तो है आपका पहले नंबर पे भूमिगत खनन या फिर धरातलीय खनन, इसको विवृत खनन भी कहा जाता है, ठीक है। तीनों एक ही चीज है, कंफ्यूज मत होना, पेपर में हो सकता है ये नाम दे दें, तो आपको याद रखना नाम एक ही है। और दूसरा होता है कूपकी खनन, जो कि गहराई में होता है, ठीक है। धरातलीय खनन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये धरातल है, इसमें थोड़ी ही गहराई पे खुदाई करी और खनिज मिल गया, तो इसको धरातलीय खनन कहा जाता है, ठीक है। ये सबसे सस्ता तरीका है क्योंकि ये आसान होता है। इसमें जो सुरक्षा के जो उपाय करे जाते हैं या जो उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है उसका खर्चा भी बहुत कम आता है, ठीक है। मजदूरों का श्रम भी कम लगता है, उत्पादन भी शीघ्र होता है, यानी खनिज जल्दी मिल जाते हैं, और आसान भी होता है। तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि कम गहराई पे मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने जमीन के अंदर, मैंने आपसे बोला कि मैंने 2 फीट में एक कोई धातु गाड़ दिया और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे है, आप खोद के निकालो। आप गड्ढा खोदोगे आराम से निकाल लोगे, तो बहुत आसान है। ये यही तरह से इसी तरीके का है धरातलीय खनन। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैंने जमीन में 50 फुट की गहराई पे एक धातु गाड़ दी है, आप उसको निकालिए, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचो, 50 फीट गहराई तक खुदाई करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो दूसरे प्रकार का खनन है ना वो मुश्किल है, ये तो आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड देखो, जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, यानी बहुत गहरा होता है, तब भूमिगत या कूपकी खनन होता है। तो सेकंड जो खनन था वो कौन सा था, उसको भूमिगत यानी अंडरग्राउंड या फिर कूपकी खनन कहा जाता है, ठीक है। इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से लंबाई में बहुत गहराई तक जाया जाता है उसको ढूंढने के लिए, और इसमें अंडरग्राउंड गैलरियां बना दी जाती है, ठीक है। वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण किया जाता है, और उसको परिवहन के लिए, मतलब उसको वापस लाने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। उसमें क्या होता है, एक तरह से लिफ्ट लगा दी जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ, पहले ये देख लो। धरातलीय खनन क्या है, इस व्यक्ति ने यहाँ पे खुदाई शुरू कर दी और आसानी से निकाल लिया, ये तो धरातलीय है। इसको विवरित खनन भी कहा जाता है, हमने पढ़ा था ना। दूसरा कौन सा था, कूपकी खनन। कूपकी खनन में क्या था, देखो इस जगह से इन्होंने मशीन लगाई और ये देखो कितना जमीन के अंदर, ये कोई व्यक्ति है, ये अंदर घुस गया और अंदर जाके खुदाई कर रहा है, फिर ये नीचे नीचे नीचे। अब मान लो उसको यहाँ पे मिला खनिज, तो यहाँ से खुदाई करके उसको वापस ऊपर लाना भी बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं, लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो खदान में कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं और निकाले जाने वाला जो खनिज संसाधन होता है, ठीक है, उसको आसानी से बाहर लाया जा सके, उसका अच्छे से आवागमन हो सके, इसलिए वहां पे लिफ्ट लगा देते हैं, ठीक है, जिसको बर्मा वगैरह कहा जाता है, ताकि वो आसानी से ऊपर आ जा सके। माल को ढोने के लिए गाड़ी और वायु संचार की आवश्यकता भी होती है, तो ये भी यहाँ पे लाई जाती है। ये तरीका जो है बहुत जोखिम भरा है, इसमें हो सकता है कोई जो नीचे खनन कर रहा है उसकी जान भी चली जाए, क्योंकि अंदर जो है वो जहरीली गैसें आती है, वहां पे आग भी लग सकती है। कई बार आपने सुना ना, कोयले की खदान में आग लग गई, तो इसके चांस भी होते हैं। बाढ़, मान लो बाढ़ आ जाए तो दुर्घटना हो सकती है, कोई व्यक्ति डूब सकता है, मर सकता है उसमें, ठीक है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश जो है ज्यादातर वो इस प्रकार के खनन को अब नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लग जाता है, बहुत ज्यादा मजदूर लगते हैं, बहुत ज्यादा समस्या होती है। लेकिन जो विकासशील देश हैं, उन देशों में खनिज संसाधन है, तो उनके पास क्या है, श्रमिक भी आसानी से उपलब्ध हैं, कम पैसों में उपलब्ध हैं, तो वो अपने फायदे के लिए इस काम को अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत महंगा है, बहुत पैसा लगता है, बहुत एनर्जी लगती है इसके अंदर। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है। काफी बड़ा चैप्टर था, आपको काफी विस्तार से समझाया है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। गला भी बैठ गया मेरा बोलते बोलते। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें, कृपया करके शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।